हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। हम इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। माय नेम इज़ मनीषा शर्मा एंड करंटली आई एम वर्किंग इन नेहरू युवा केंद्र संगठन एज अ डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। तो देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर है, ये क्या पोस्ट है, इसके पर्क्स क्या हैं, सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है और बेसिकली वर्क प्रोफाइल क्या है, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, मैंने एलआईसी असिस्टेंट, एफसीआई और अदर जो काफ़ी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि फुल में से फुल मार्क्स कैसे आ जाते हैं, कैसे हम अपना जो स्पीड है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे साथ नेगेटिव ज़्यादा होता है, हमारे क्वेश्चंस नेगेटिव चले जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको जो मेरा एलआईसी के जो मार्क्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। तो मैंने जयपुर से ही ये फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि नॉर्दर्न जोन के अंडर आता है। और जिन्होंने एलआईसी के लिए असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें डिवीज़न वाइज आपको अप्लाई करना था और डिवीज़न वाइज ही कट ऑफ गई थी। तो देखिए, जो जयपुर से डिवीज़न वाइज है उसमें मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यूआर के लिए बात करने वाली हूँ। आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरीज का देख सकते हैं। तो जनरल के लिए जो देखिए प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था यहाँ पर वो 64 था और जो मेंस का कट ऑफ था वो था 135.25। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो मैं मेरे मार्क्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं मेरा नाम मनीषा शर्मा। इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, आप मार्क्स देखिए यहाँ पे। रीजनिंग एबिलिटी, एज यू कैन से सी मैक्सिमम स्टैंडर्ड स्कोर 35 एंड ऑब्टेन स्कोर इज ऑल्सो 35। तो गाइज देखिए, मैथ्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 35 और जो ऑब्टेन स्कोर है वो है 32। और यहाँ पे एज बिकॉज टोटल स्कोर में देखिए 70 में से 67 पूरा जो है मैंने स्कोर किया है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने जो ये मैथ्स के 3 क्वेश्चन है वो मैंने छोड़े थे। देखिए, ऐसा होता है कि मैं मैथ्स एज बिकॉज मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से ही मैं मैथ्स में थोड़ा नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती थी, लेकिन इतना भी मैंने ये जो इम्प्रूव किया है गाइज, मैंने ऑलरेडी पहले वाले मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आई वॉज वेरी पुअर एट मैथ्स, बट ये जो इम्प्रूवमेंट किया है ये सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक ही दिन में तो कुछ नहीं होता है ना, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर एक चीज़ के लिए डेली कोशिश करनी पड़ती है। और देखिए, रीजनिंग ये तो देखिए 70 में से 67 स्कोर जो मैंने किया है, आई डोंट थिंक सो कि ये, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा स्कोर है, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत ख़राब स्कोर है। आप अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हैं। और देखिए, इंग्लिश में है जो 30 में से 21 स्कोर किया था, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने मतलब जो कट ऑफ के लिए इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, एक्यूरेसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे तो मुझे इतना 67 इसका यहाँ पे मार्क्स मिला, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखी थी। लेकिन देखिए, इससे पहले भी मैंने अगर किसी वीडियो में बताया होगा, जो आरआरबी पीओ वाला एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, या 56, आई एम नॉट श्योर, हाँ 56 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 59.5 आए थे। तो जो राजस्थान है वहाँ से 59.5 मार्क्स लेके मैंने जो है प्रीलिम्स क्लियर किया था। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। सेम गाइज इस एलआईसी वाले एग्ज़ाम में मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था ना, तब मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मैंने जयपुर से फॉर्म अप्लाई किया है, जयपुर एक अच्छा सिटी है, वहाँ तो हर कोई आना चाहता है, अगर तो किसी का ऑलरेडी बैंक क्लरिकल या फिर ऐसे लेवल पे सिलेक्शन हुआ है तो वो एलआईसी में आना चाहेंगे, वो असिस्टेंट लेवल के लिए अप्लाई करेंगे, जयपुर से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, सीट्स भी बहुत कम हैं। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने गलती कर दी शायद, कि मैंने जयपुर से फॉर्म अप्लाई किया, मुझे राजस्थान में ही शायद किसी और सिटी, बीकानेर, उदयपुर या फिर यहाँ से अप्लाई कर देना चाहिए था। तो कंपेरेटिवली जयपुर से मुझे कम कट ऑफ देखने के लिए मिलता और मैं इजीली सिलेक्शन ले पाती। लेकिन ठीक है, इट्स ऑल कि हमारा हार्डवर्क होता है। गाइस देखिए, जो आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे ना, क्लियर्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड क्लियर्ड इन फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लोग करते नहीं हैं, ऑफ कोर्स लोग करते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, वो कुछ गॉड गिफ्टेड लोग ही होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में
प्री या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम निकल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो 2 ईयर्स का कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया है, उसके बाद ये सक्सेस जो है ये देखने के लिए मिली है। तो ये जो 35 मैं पूरा आउट ऑफ स्कोर कर पाई हूँ, इसके पीछे भी सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैंने हर दिन अपना जो शेड्यूल है वो एकदम टाइट रखा कि हाँ, मुझे किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करनी है, ये सब कुछ मेरा फिक्स था। अब गाइज आप ये चाहते हैं कि मेरा शेड्यूल किस तरीके से रहता था, मैं प्रैक्टिस कैसे करती थी, और पर्टिकुलर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि जैसे रीजनिंग के लिए मैंने किस तरीके से प्रैक्टिस की, कहाँ से मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर अलग से मैं सेपरेटली आपको वीडियो में बता दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो गाइस था देखिए प्रीलिम्स क्लियर हो गया। अब इसके बाद मेंस, एज बिकॉज जब मेंस था साथ में और भी काफ़ी सारे मेंस थे, इसके साथ में मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था, और जब ऐसा होता है कि इंटरव्यू पे भी फोकस करना है, मेंस पे भी फोकस करना है, तब ऐसा होता है कि दिमाग में भी बहुत मतलब ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, खुद को मतलब मिरर के सामने देख के खुद को बोलने की प्रैक्टिस करनी है, कि फिर तो जीके पढ़ना है या फिर क्या करना है या फिर क्या करना है। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन उसके साथ भी देखिए मैंने कोशिश की कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, मेरा जो LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और अगर आप में से कोई है जिसने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आई एम डेम श्योर कि उसे ये पता होगा कि जो सेकेंड शिफ्ट की जो जीके थी ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट आई थी। मतलब फर्स्ट शिफ्ट की जीके में जब हमने लोगों से पूछा, या फिर हमने लोगों के रिव्यूज़, मैंने भी लोगों से पूछा, उनके रिव्यूज़ लिए, तो वो कह रहे थे कि इंश्योरेंस के उनको एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, या फिर अगर देखने के लिए मिले तो वो भी एक दो जो हैं वो सिंपल टर्म्स थे उसके रिगार्डिंग पूछे हुए, लाइक एक्चुअली क्या है और इस तरीके से। और जो मेरा सेक्शन था, मतलब जो मेरी शिफ्ट थी, उसमें पूरे जीए में, मतलब अगर 40 क्वेश्चन जीए के हैं ना, तो 25 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट से रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे, और वो भी हाईली टर्म्स थी, मतलब हाईली, मतलब कुछ तो ऐसे टर्म्स थे जिनके बारे में मैंने तो एक भी बार पढ़ा भी नहीं था। और बाकी जो करंट थी वो भी गाइज एज यू ऑल नो कि IBPS का ट्रेंड क्या रहता है आजकल। इनफैक्ट IBPS ही नहीं, आप काफ़ी जो क्लैरिकल लेवल से छोटे LDC लेवल के भी अगर तो एग्ज़ाम कोई हो रहे हैं ना, तो उसमें भी ऐसा है कि डायरेक्टली आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, मतलब जीके को इतना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है ना कि उसमें स्कोर करना सबसे सबसे मतलब डिफ़िकल्ट काम रह जाता है। और मेंस में देखिए गाइज, जो बंदा प्रीलिम्स क्लियर करके आया है उसका मैथ्स रीजनिंग तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होगा ही कि वो नहीं करके क्वेश्चन बना लेगा। लेकिन जो जीके वाला सेक्शन है, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं किया, आपने उसको अवॉइड कर दिया, यानी कि जिसको कहते हैं ना डिसाइडिंग फैक्टर, दैट डिसाइडिंग फैक्टर इज इन मेंस एग्जाम इज ओनली जीए। और देखिए जीए को पढ़ने का तरीका, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि PDFs में से पढ़ लो, वीडियो में से पढ़ लो, पर PDF से पढ़ो चाहे वीडियो से पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, पर वो कहते हैं ना कि खुद का लिखा हुआ इंसान कभी नहीं भूलता। मैंने तो देखिए बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैंने हर एक चीज़ खुद से अपने आप से लिखी, खुद के नोट्स प्रिपेयर किए, खुद की याद करने की मैंने ट्रिक्स बनाने की कोशिश की कि हाँ मैं इनको कैसे रिलेट करके याद कर सकती हूँ, कैसे मैं क्या। और हर दिन पिछले वाले दिन का रिविज़न करना, और जो हर नेक्स्ट डे पिछले वाले दिन का रिवीजन करना, और उस दिन में जो मैं याद नहीं कर पाई हूँ या फिर जो मेरा याद करने के लिए रह गया है उसको मार्क करना, और नेक्स्ट डे फिर उसी तरीके से रिवीजन करना। तो सिर्फ यही देखिए स्ट्रेटजी होती है जीके को याद करने की। आप चीज़ों को जितना ज़्यादा इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, आप उतना जो है चीज़ों को याद कर पाएंगे। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, केरला का है, मान लीजिए आपके सामने जो एक स्टेट है केरला, उसका नाम आया, तो आपको पढ़ने की कोशिश कैसे करनी चाहिए कि आपको अपने एक अलग से नोट्स बना के रखने चाहिए। जैसे आप वहाँ पर क्या कीजिए, सारे स्टेट्स को अलग अलग मेंशन कर लीजिए, फिर उस स्टेट के रिगार्डिंग अगर उस स्टेट में कोई भी इवेंट हुआ है, वहाँ पर कोई भी स्कीम है, उस स्टेट का कोई फेमस पर्सन है जो न्यूज़ में रहा है, तो उनको आप एक जगह लिख लीजिए। जब भी आपको केरला देखने को मिलता है, दोबारा उस टॉपिक पे जाइए और उसका रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरीके से गाइज ये मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ कि आप जो है चीज़ों को ईजिली और हेल्पफुल तरीके से याद कर पाएंगे। और देखिए जीके के बारे में मैंने अभी तो जो है वीकली जो सीरीज़ है वो चला रखी है, तो हर वीक में मैं एक वीडियो डालती हूँ जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग लगते हैं, और मैं काफ़ी कुछ अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको कवर करवाने की कोशिश करती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज़ मैं जो जैसे जीके के लेक्चर्स बनाती हूँ, इसके अलावा इंग्लिश
इंग्लिश के भी जो है वॉकअप के ट्रिक्स वगैरह जो मैं बनाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उनका पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसके मेंस एग्जाम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी भी थी, और ये 5 सेक्शन थे, और सारे जो है 40 में डिवाइडेड थे। एज बिकॉज आई एम एक हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हूँ, तो देखिए हिंदी में मेरा 40 में से 31.25 स्कोर रहा था। हालांकि ये हिंदी उतनी इजी नहीं होती है जितना कि हम इसको समझते हैं। जैसे काफ़ी जो मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हमने नहीं देखे होते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर भी आपको काफ़ी थोड़ा अच्छे से अपना जो है माइंड उसको यूज़ करना होता है। एज बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो ही वैसे ही जो जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वैसे ही हिंदी में जो है अपठित गद्यांश होते हैं, तो उनको आपको अच्छे से और थोड़ा फास्ट रीड करके करना होता है। और देखिए रीजनिंग में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंस में 40 में से 34 स्कोर किया था, और एज बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो जीए वाला सेक्शन है वो मेरा काफ़ी डिफिकल्ट रहा था, इसलिए इसमें मेरा स्कोर भी काफ़ी कम रहा है। तो देखिए 40 में से 17.75 ही ओनली मैं स्कोर कर पाई थी। यहाँ पे मैथ्स में देखिए 40 में से 29.25 स्कोर था, ये भी ऑन एन एवरेज ठीक स्कोर था। तो देखिए हिंदी में 31.25 रहा, और इंग्लिश में भी 40 में से 28.25 स्कोर रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे ये मेरे मार्क्स आपको दिखाने का जो बेसिक जो मेरा मोटो है वो सिर्फ यही है कि देखिए प्रीलिम्स में मैं रीजनिंग में मैंने 35 में से 35 स्कोर किया, मैथ्स में 35 में से 32 स्कोर किया। लेकिन बस ये चीज़ें हैं कि मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये चीज़ निकाल दीजिए, ऑप्शन। अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शन है, मतलब अगर आपने जिस दिन दिमाग में ये सोच लिया ना कि यार चल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैंने कुछ और कर लेना है, बस उसी दिन आप ये समझ लीजिए कि आप पटरी से उतर चुके हैं। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक वो जैसे एक आँख जो दिखती है ना, वो मछली वाली जो आँख थी, वो जो स्टोरी थी द्रोणाचार्य वाली, वो उसी की तरह आपके दिमाग में सिर्फ आपको एक आप उठें सोएं कहीं बाहर जाएं घूमने जाएं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ मुझे, अगर मैंने ये एम रखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बस वही आपका मोटो होना चाहिए, और उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि गाइज जितना कंपटीशन बढ़ रहा है ना डे बाय डे, तो उसके लिए हमको हमारे एफर्ट्स भी उसी तरीके से डालने पड़ेंगे। तो दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि मुझे करना है तो बस यही करना है, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, या मैं कुछ ये कर लूँगी, या मैं कुछ ये कर लूँगी, नहीं। आप ये सोचिए कि बस मेरे पास यही एक तरीका है। अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे खुद कुछ करके दिखाना है, मुझे सोसाइटी में अपनी एक रिस्पेक्ट बनानी है, तो मुझे खुद के लिए कुछ करना है। जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ी जीत तो आप वहीं कर लेंगे। दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जिस दिन आपको अपने अंदर से ये डाउट आने लग गया ना कि यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होते, मेरे ये नहीं होता, नहीं। कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर कोई और आपको डिग्रेड करने की कोशिश करता है तो आप अंदर से खुद मोटिवेशन फील कीजिए कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं तो करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैंने पढ़ना है। चाहे कहीं भी चाहे सब लोग बाहर जा रहे हो पर मैंने बाहर नहीं जाना है, मैंने पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही मैं बाहर जा सकती हूँ। तो गाइज़ ये इस तरीके के कुछ जो हैं ये थोड़े आप अपने जब डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो देखिए इम्पॉर्टेंट, आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मतलब अगर आप खुद अपने मन से ये नहीं सोचेंगे ना कि मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर तो आप ये भूल जाइए कि आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, खुद जो है चीज़ों को एनालाइज कीजिए, खुद ये जैसे रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था तो मैंने क्या किया उसे और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। मैथ्स मेरा वीकेस्ट पॉइंट था तो मैंने क्या किया उसको एटलीस्ट इतना इंप्रूव करने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे पता था कि यार इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने उससे एटलीस्ट इतना इंप्रूव करने की कोशिश की कि हाँ यार ठीक है मैं क्वालिफाई कर लूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी जो वीकनेसेस हैं, आपको उनको खुद को एनालाइज करना होगा। जब आप टेस्ट देते हैं तो देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक है पर्टिकुलर जिसके क्वेश्चन आप हर बार गलत कर पा रहे हैं, या फिर अगर आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो वो क्यों गलत हो रहे हैं, या तो आपसे जल्दीबाजी में गलत हुए या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। देन धीरे धीरे
देखिए, मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि मैंने 2 इयर्स का कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया। इनफैक्ट हाँ, फर्स्ट ईयर मतलब जब लगातार 1 साल प्रिपरेशन की, तब मेरा फर्स्ट एग्जाम क्लियर हुआ था, तब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, पर वो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद पूरा एक और साल लग गया कि हाँ, मुझे फाइनल सिलेक्शन लेने में। तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। और हाँ ठीक है, कुछ गॉड गिफ्टेड लोग जो हैं वो कर सकते हैं, बट दैट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ये चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। पर आपको जो है, अगर आपको ये फील होता है कि हाँ आप जैसे है जो हैं, आप लोगों के मतलब आप ऐसे वीडियोस देख के अगर आप डीमोटिवेट फील करते हैं कि लोग एक बार में सिलेक्शन ले लेते हैं, हम नहीं ले पाते हैं, तो मेरा वीडियो तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या 2-3 साल के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा गाइज, आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी किसी भी तरीके की आप कुछ और क्वेरी चाहते हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।